कर रहा था तो मैं बाथरूम में भी बैठता था ना तो पढ़ाई करता था। इवन बाथरूम में भी मैं अपने एंड्रॉइड फोन को चालू कर लेता था और सुनता रहता था। ले सकता हूँ बिकॉज यू कांट स्विच टू वन फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम से भागे हैं। बट लक के बारे में इसलिए बताया जाता है कि मेहनत करने के बाद यदि आपको सफलता ना मिले, हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि ये फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज की क्लास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने 10 महीने के अंदर 2 गवर्नमेंट जॉब क्रैक करी, आईडीबीआई और नाबार्ड। और नाबार्ड में 80 सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया। मैं बहुत शॉक्ड हो गया। मैं मतलब जैसे सुना ना, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम रहा हूँ मतलब, और मैंने जैसे सुना भैया एक ही साल में 2, यहाँ बंदे 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी एक नहीं लग रही, इनकी 2-2 लग रही है। इसीलिए मैं सोचा जॉब की कमी हो रही है इंडिया में। कुछ लोग 2-2 3-3 जॉब लग जाती है कुछ लोगों की। सो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप इन लोगों से सीखो कि इन लोगों ने तैयारी कैसे करी, इन लोगों का माइंडसेट क्या है, इन लोगों की फिलॉसफी क्या है लाइफ को देखने की, ये किस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं। भाई तैयारी कैसे कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या, दिन रात पढ़ते रहते हैं क्या, मतलब क्या साइकोलॉजी है इनकी तैयारी करने के पीछे। तो इसीलिए मैंने आज राहुल सर को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है ताकि आप उनकी लाइफ से कुछ सीख सको और जान सको कि एक्चुअली में उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी है, वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, वो किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को देखते हैं, वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से उन्होंने कितने घंटे पढ़ा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। कोशिश कीजिएगा कि एंड तक देखिएगा जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, और जो बंदे ऐसे ही इस वीडियो को स्टार्ट कर लिए हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ शेयर करना वीडियो जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज हम लगातार ये वीडियोस इसलिए लेके आ रहे हैं बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट फिलॉसफी, दे वॉन्ट गाइडेंस, दे वॉन्ट कि कोई उनको बताए कि भैया एग्जैक्टली कैसे तैयारी करनी है। बिकॉज 10-10 12-12 घंटे बंदा पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो हम आप इन सब लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं उससे उससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शंस में अच्छे से बैलेंस करके कैसे आप अपनी कम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हैं और क्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं राहुल सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वी रियली अप्रिशिएट कि आपने हमें टाइम दिया इतना और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। और लाइक मतलब इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने टाइम दे रहे हो और हम रात के 8 बजे शूट कर रहे हैं ये तो रियली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। सर मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक मतलब मैंने आपको पर्सनली देखा है। तो आप एकदम मतलब गए और 1 साल के बाद मैंने न्यूज़ सुनी कि आपकी 2 जॉब्स लग चुकी हैं और वो भी गवर्नमेंट। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मैं मतलब इतने सारे बच्चों को देखता हूँ वो 2-2 3-3 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनकी जॉब ही नहीं लग रही। मतलब तो क्या था, मतलब ऐसी क्या टैक्टिक्स थी जो आपने जाके अपनाई और अचानक से आपकी 2 जॉब्स लग गई। मतलब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को आप। मुझे लगता है कि मेरा कंपल्सन था एक तरह से। क्योंकि मैं मेरा जॉब लगा 2019 में और हम्म। मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था 2015 में। सिविल इंजीनियरिंग से हम्म। जब मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने जॉब नहीं लिया था, मैं एनजीओ में इंटरेस्टेड था। सो एनजीओ, आई ज्वाइन एनजीओ फॉर, आई सर्व देयर फॉर 3 इयर्स। हम्म। एंड सो जब मैं 3 साल के बाद, मतलब आई हैव नॉट प्लान दैट कि मैं कोई जॉब करूंगा, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट मेरी हम्म। पर्सनल और मेरी फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने आई, तो मुझे हम्म। फील हुआ कि मैं ऐसे नहीं रह सकता। मतलब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अपने फ्यूचर को देखना है ये सब, और अपने ही पैरों पे खड़ा होना है। तो हम लोग मतलब ऐसे नहीं हो सकते कि जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब। सो एक हम्म। मेरे हार्ट में जैसे ही मैं एनजीओ से 2018 में एनजीओ से मैं आया बाहर, जून हम्म। 2018 में घर पे आया, तो मुझे मेरे हार्ट में बार बार ये आता था कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। एक्चुअली द मेन थिंग विच इज कमिंग माई हार्ट इज बिकॉज आई क्रैक एनआईटी, आई स्टडीड in एनआईटी भोपाल, and I didn't took any coaching as for particularly for cracking the entrance exam. I just by my own only I prepared और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरे हार्ट में हमेशा रहता था मुझे कुछ अच्छा, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा क्रैक करना है। और उस समय मेरा एज जो था 2018 में, मेरा एज था 26। तो मैं ओके। पहले, मेरा यूपीएससी का टारगेट था कि मैं यूपीएससी करूंगा, और मैंने किया भी हम्म। थोड़े समय तक, 3-4 महीने मैंने हम्म। प्रिपरेशन किया। लेकिन
फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि मैंने सोचा कि अभी मेरा ऑलरेडी मैं 26-27 हूँ, मैं जल्दी सेटल होना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं 30 तक। तो मेरे हार्ट में एक फियर था कि मैं कोई ऐसा, मतलब मैं चाहता था कि मेरी जॉब जल्दी लग जाए, मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं और आगे करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यूपीएससी के लिए अभी से प्रिपरेशन करना सही नहीं रहेगा, मैं किसी बैंकिंग का एग्जाम लेता हूँ अपने हाथ में। और मेरे हृदय में हमेशा चलता था कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी क्रैक करना है, और मतलब मुझे बहुत कंपल्सन फील होता था कि मुझे करना ही है। तो वो कंपल्सन जो था कि एक गैप हो गया था मेरी कॉलेज में और मेरी जॉब के बीच में, जो 3-4 साल का गैप हो गया था, उससे मेरे हार्ट में बहुत कंपल्सन आया कि मुझे आई हैव टू डू। तो वो कंपल्सन के कारण ही मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और 6-8 महीने में मुझे दोनों जॉब लगी। तो मुझे लगता है कि की पॉइंट इज दैट वी शुड फील द कंपल्सन ऑफ गेटिंग अवर करियर सेटल्ड। एग्जैक्टली मतलब वो इमरजेंसी उस समय जो आपने फील करी ना, मतलब मैं अभी रियलाइज किया और चीज होगी। एक होता है जब हम इमरजेंसी वर्क करते हैं ना, तो हमारा माइंड डिफरेंट ढंग से वर्क करता है, मतलब उस समय एक अलग ही एनर्जी में होते हैं हम अलग ही लोग, हमें रहता है। कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मतलब पॉइंट फोकस्ड हो जाते हैं कि हाँ हमें ये चीज करनी है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक आपने कॉलेज के बाद एनजीओ क्यों ज्वाइन किया, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको जॉब नहीं करनी है एंड आपको एनजीओ ज्वाइन करना है, एंड मतलब वो क्या था, मतलब वो ऐसे डिसीजन क्यों चेंज हुआ आपके कॉलेज के बाद? मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन में मैं ज्वाइन किया था, और वहाँ काफी मैंने 3-4 साल अपना सर्विसेज भी दी। पॉइंट ये था कि मैं अपनी 10th क्लास से ही कनेक्टेड था एक्चुअली एनजीओ से। तो एनजीओ की जो मेन एक्टिविटीज थी वो थी कि फर्स्ट इज अवर सेल्फ लर्निंग, वी लर्न इन दैट एनजीओ अवर all about our spirituality, all about society and interaction between society and spirituality and और जो एनजीओ है वो यूथ के लिए बहुत काम करता था कि यूथ को हम देखते हैं कि आजकल यूथ में यदि हमारे अंदर गंदी आदतें लग जाती हैं तो हमारी जो पूरी एनर्जी है, जैसे बोलते हैं यूथ ही सब कुछ है। तो मैं जब कॉलेज में एंटर किया फर्स्ट ईयर में, उसी समय से मैं 10th क्लास से कनेक्टेड था, तो फर्स्ट ईयर से ही मैं कॉलेज में एनजीओ से बहुत एक्टिवली कनेक्टेड रहा हूँ, और मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ 1-2 साल एनजीओ का। तो उस समय ही हम लोग यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते थे, उनके लिए सेमिनार करवाना, उनको गाइड करना उनको, और नए बच्चों के लिए वहाँ रैगिंग भी होती थी, तो हम लोग काफी हेल्प करते थे बच्चों की, काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम। तो एक तरह से फर्स्ट ईयर से ही मैं इतना कनेक्टेड था कि फोर्थ ईयर के बाद मुझे लगा कि मुझे एनजीओ एक्टिविटीज में इतना सेटिस्फेक्शन फील होता था, और आई एम फीलिंग दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, सो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग टू गेट मनी। और मेरे घर में भी इतना फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं था कि मुझे ही उनको पैसा देना है, दे वर इंडिपेंडेंट। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एनजीओ में अपनी सर्विस करना चाहता हूँ, दैट वाज द रीजन। ओके बट सर मेरे लिए ये बात शॉकिंग था, मैंने रिसेंटली एक हमने इंटरव्यू लिया, तो उसमें उसमें सर से मैंने ये बात पूछी थी कि जो बच्चे लाइक जो बच्चे उतने अच्छी बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जैसे गांव के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मतलब ये चीज का ड्रीम करना, जैसे मेरे माइंड में भी ये था जब मैं 12th में था कि यार मेरे को इतनी अच्छी ट्यूशन नहीं मिल पा रही हैं, और मैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं सीख पा रहा हूँ, जब मेरे को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो आपने बिना कोचिंग के तैयारी करी, तो आपकी तैयारी का उस समय तरीका क्या था, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे उसको? वैसे मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई तरीका नहीं था स्पेसिफिक एक्चुअली। जब 2010 में मैंने तैयारी की थी, 2010-11 में, तो उस समय इतना ज्यादा कोचिंग था, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेसेस होते थे कि लोग वहां जाते थे, फिजिकल कोचिंग करते थे। जैसे हमारे समय में कोटा था राजस्थान में, वहां लोग इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी और IIEEE का तैयारी करते थे। तो उस समय मेरा कोई प्लान नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेज में आने का, मेरा दूसरा ही प्लान था। बट मुझे लगा कि ग्रेजुएशन के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। उस समय इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का अभी भी आप जानते हैं कितना ज्यादा क्रेज था उस समय। तो मैंने जस्ट एक सिंपल मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल रहती है वो बुक्स पढ़ी, और मुझे लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेरा IQ लेवल थोड़ा ठीक था। मैंने प्रिपरेशन की, और मेरा 20,000 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 20,000, और मुझे कॉलेज मिल गया था। 20,000 में कॉलेज मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे किसी फील्ड में, और यदि जनरली उसको सक्सेस मिल ही जाता है, फिर भी देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, बट मेरे साथ ऐसा था कि मुझे कोई
इशू नहीं था लाइफ में, सिंपल पढ़ाई करना था और I was very much actually enthusiastic to study. मतलब मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अच्छा लगता था, मैं टाइम देता था और मेरा इंटेलिजेंस लेवल भी थोड़ा ठीक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा था, बट इतना था कि I was able to qualify that exam. मतलब मैंने रिसेंटली हमने जो लाइफ डिजाइनिंग कोर्स तैयार किया तो उसने हमें एक बात बोली है कि जो लोग पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, उनकी हैबिट होती है पढ़ना। मतलब जैसे जो बच्चा फर्स्ट आता है एग्जाम में तो वो उसकी हैबिट है कि घर जाके इतने घंटे पढ़ता है, और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनकी हैबिट ही नहीं है पढ़ना, उनकी आदतें हैं टीवी देखना, खेलने जाना, जब फिर कार बैठे रहना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपकी एक हैबिट रही है कि आप एक पॉइंट लाइक गोल को पकड़ के पूरा फोकस इसके ऊपर काम करते थे, और एक कंटिन्यूस एक हैबिट जनरेट करी हुई थी आपने अंदर अपने पढ़ने के लिए, है ना? मुझे इसमें यस प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता बट फिर भी पढ़ते हैं वो, तो उनका परफॉर्मेंस लेवल, और ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ना वास्ते से, मुझे मैथ्स सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, तो जेन्युइनली जब मैं मैथ्स के लिए या साइंस के लिए पढ़ने बैठता था तो नेचुरली मुझे मतलब मेरा मन लग जाता था और मैं 6-7 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लेता था। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं मुझे करना ही है, इसलिए वो जबरदस्ती मतलब पढ़ने की कोशिश कर, थोड़ा सा फोर्स तो सबको जरूरी है, बट मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती हम कोई भी एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। तो बट चूंकि आज एक नया एक सिस्टम बन गया है सोसाइटी में कि सबको पढ़ना ही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बच्चे सक्सेस नहीं होते क्योंकि वास्तव में वो उस फील्ड में जाना चाहते ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये करियर काउंसलिंग का तो बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, और हमने रिसेंटली हमने बहुत सारी वीडियोस में कंटिन्यूस इसी बारे में बात कर रहे हैं, और कंटिन्यूस इसी चीज के ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं, बिकॉज हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, कि आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत है। साइंस इज नॉट द ओनली वे कि जिसके आप थ्रू आप जाके आप कुछ करोगे। अगर आप आर्ट्स भी करोगे, कॉमर्स भी करोगे, तब भी बहुत सारी फील्ड्स पड़ी हैं, मतलब जिससे आप मतलब लाइक ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए हैं तब भी आप कोई भी स्किल डेवलप कर दोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको स्किल के पैसे मिल रहे हैं ना, आपको आपके सर्टिफिकेट के पैसे नहीं मिल रहे, आप कितना स्किलफुल हो आपको उसको पैसे, उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। तो सर जैसे लाइक होता है ना कि हम लोग 11th और 12th, और जनरली मैंने एक चीज देखी है मेरी पर्सनल लाइफ से, मैं बता रहा हूँ, मैंने बाकी स्टूडेंट्स में भी देखा है कि 10th 11th 12th में अभी बहुत ज्यादा हो गया है कि हमारे अंदर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का क्रेज आ जाता है। मतलब क्योंकि सोशल मीडिया, उस समय तो चलो सोशल मीडिया नहीं था इतना, बट अभी सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ चुका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना, और आजकल मतलब इतना फ्लिकरिंग माइंड हो गया है बच्चों का कि लाइक अगर वो रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं तो तुरंत एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। तो आपने उस समय, जहाँ फिर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि आपने फिर किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया, जहाँ पे जो यंगस्टर बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, किस तरीके से उनको अपने आप को हैंडल करना चाहिए सिचुएशंस में? मुझे तो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट मेरा साथ तो यही है कि एक बचपन से ही मुझे लगता है कि संस्कारों का प्रभाव रहता है एक व्यक्ति के ऊपर। यदि उसके बचपन से ही फैमिली में एक इम्प्रेशन उसके अंदर जमा दिया जाता है कि नहीं आपको किसी भी मतलब इस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाना है या बनाना है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपकी फैमिली के संस्कारों से। और दूसरा है, यदि आप कुछ बच्चे मैच्योर भी हो जाते हैं तो वो फिर उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। तीसरा है कि आप जैसे एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे मैं जब कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन के बाद, तो मेरे जो सीनियर्स थे मतलब मेरे गांव के 3rd ईयर के, वो मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई क्या? तो मैंने बोला सर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बोले बेटा यही तो समय है, फिर कब बनाएगा, कॉलेज की बात थोड़ी ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। So यदि but because I was connected with ISKCON, which is a social spiritual NGO, I was not connected with those seniors very much. So because मेरा एसोसिएशन उस तरह का नहीं था, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कॉलेज में आते हैं और उनको कोई वो ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना इस तरह के रिलेशनशिप में थे, बट चूंकि उन्होंने ऐसा एसोसिएशन किया तो वो 1 साल के बाद ही वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। मेरे दोस्त मेरे ही मतलब टाउन के, और सिगरेट पीने लगे, और काफी सारे रिलेशनशिप में भी उनका रहा, बिकॉज दे एक्सेप्टेड सच एसोसिएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारा एसोसिएशन क्या है उस पर हमको वर्कआउट करना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। तो वही मुझे हेल्प किया, एसोसिएशन और संस्कार, 2 चीजें।
एग्जैक्टली ये एक्चुअली एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है अभी हमारी रिसेंट जितनी वीडियोस हैं, तो यहाँ सबसे एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है, एसोसिएशन एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब लाइक हमारे रिसेंट एक साइंटिस्ट से भी हमारी बात हुई है और फिर एक मैनेजर से हमारी बात हुई है, तो यहाँ पे पॉइंट बहुत निकल के आ रहा है कि हाँ एसोसिएशन बहुत बड़ा मैटर करती है हमारी लाइफ में, कि हम कितना ज्यादा सही लोगों को चूज कर रहे हैं। बट समटाइम्स सर हम जाते हैं, मतलब लाइक जब मैं अपने कॉलेज में था तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एंड समटाइम हम लोग फोमो फील करते हैं, मतलब होता है ना कि हम लोग अकेलापन फील करते हैं। सो एंड हम क्या करते हैं, हम ऐसे दोस्तों को, हम एक होता है ना हम चाहते नहीं है उन लोगों के साथ रहना, बट क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस फील नहीं मिल रही है तो हम उन लोगों के साथ जाते हैं। हम अपने आप को वैसे ही हम हमें इंपॉर्टेंट फील हो। जैसे कुछ बच्चे सिगरेट पीना इसलिए शुरू करते हैं ताकि वो थोड़े कूल लगे, स्मार्ट लगे। तो मतलब ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो क्या आप लगा कि आपकी लाइफ में आपको ये वाली चीजें कभी कहाँ आप कभी कूल नहीं थे, आप कभी स्मार्ट नहीं थे, या फिर आपकी एसोसिएशन में आपको इम्पोर्टेंस फील नहीं हुआ? क्या हम अगर अगर हम ऐसी कूल एसोसिएशन ना ज्वाइन करें तो क्या फिर भी हम कूल हैं? वही आंसर है इसका कि एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हर व्यक्ति का एटीट्यूड, व्यक्ति का मेंटल मेकअप एक जैसा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वास्तव में वो दिखना चाहते हैं कि आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी हैंडसम, बट मेरा इस तरह का, तो हर स्टूडेंट का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग मेंटल मेकअप है, पला बड़ा है, कहाँ से निकला है, किस तरह लोगों के साथ रहा है। तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है, इवन हमारे एनजीओ में भी कुछ लोग बहुत अच्छे से रहते थे, एकदम स्मार्ट, बहुत दे विल मेंटेन देयर एथिक एंड ऑल दैट। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन इंडिविजुअल टू for everyone. That's why even there are some people who can't abstain themselves from relationship. So for them, at least they can think that at least when I have to focus on my career, then for the time being I can rest in myself. Then after that I can marry someone, or I can do that, or I can with some, means they can have formal and take a vow that after our college life, but till that time they can do something. So if at all someone rest in himself, so the point is we have to focus on career. That is the key. career or anything. तो जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को यूपीएससी नहीं, और जैसे बच्चे अभी यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों की फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, जहाँ फिर इस तरीके से एक बच्चा जो, हाँ अगर उसने माइंड मेकअप कर लिया टेक के बाद कि नहीं यार मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करनी है, तो अब गवर्नमेंट जॉब की सेक्टर में करनी है, उसको कैसे इन चीजों के बारे में मुझे अपने आप को जज करना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में करनी चाहिए? मतलब फैमिली कंडीशंस हो और जहाँ फिर उसकी खुद की एबिलिटीज हो, तो किस तरीके से कौन सी, मतलब कई बार होता है ना, मतलब अपने आप को मिस जज करते हैं। जैसे मैं अभी उठ के बोल दूं कि मेरे को आईएएस क्लियर करना है, मतलब जब मैं मोटिवेट हो जाऊं आईएएस के लिए, बट आई नो इन माई नो दैट कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं मेरे को ठीक से नहीं पढ़ा जाता। सो इन दैट टाइम मतलब किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए, और आपने किस तरीके से किया था? मतलब आपने तो डेफिनेटली इमरजेंसी में बैंक किया, तो किस तरीके से करना चाहिए बच्चों को? Again, it also individual to individual. I also prepared for UPSC in my last fifth semester, when I was at the end of my third year. I also prepared at that time, but somehow or other I couldn't continue my preparation. And the point is, means if someone having a desire that I want to prepare, then means then this thing that themselves they should मतलब उनको देखना चाहिए कि उनका कंपटीशन किन लोगों के साथ है। और दूसरा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई भी एक्सट्रीम उसमें नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत कमजोर है और वो ये भी सोचे कि मुझे आईएएस क्लियर करना है, कि इंटरव्यूज देखता है, टैक्सी चलाने वाला भी सिलेक्शन हो गया, तो जब वो हो गया तो मैं
तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एग्जाम्पल्स को लेते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमको एक्सट्रीम सिचुएशंस को एज ए एग्जाम्पल लेना चाहिए, है ना। लगता है कि हमको जनरल पैटर्न देखना चाहिए कि जनरल पैटर्न क्या है, कि जो लोग मतलब मेन मेजोरिटी ऑफ लोग जो सिलेक्ट यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में उनका यूपीएससी को लेते हैं, तो आप देखेंगे ग्राउंड है, they are very already on other field. That means become successful in IUPAC. The we should not and point is मतलब दो तीन चीजें, यदि घर का कंडीशन अच्छा है then we can take risk problem, यदि if financially it is good then we can take risk, even if we will fail there is no harm. बट यदि घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देन वी कांट टेक मच रिस्क, देन वी हैव टू we can crack easy, then we can take risk if we have solid foundation. Suppose we, like for me, suppose I get a very good job, banking job. Now if I want government, I can prepare for UPSC or other exams also, that is possible. So the point is, instead of that happened actually when I was in 2018, when I came out of the I was NGO as a full-time member there. So I was also preparing for this MP pen, it was state PCS, but the state PCS is very irregular. The exam was not coming since long time. Come then much. So one of my friend is actually suggesting me exams, because exams are quite regular. Then you can go for letter, you can go for state PCS. So and then actually it is I think that it was a good decision, because the state PCS for Madhya Pradesh exam is still it is pending with like, first of all the exam came very late, and then still now also it is state by High Court. So suppose I have not chosen banking, then also I have been without any job. सो द पॉइंट वही है कि अपना फैक्टर्स को देखकर, अपनी एज को देखकर, मेरी एज भी ज्यादा थी, यदि मेरी एज 20 होती तो आई हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क, को देखकर हमको डिसीजन लेना चाहिए, इंटेलिजेंस को भी अच्छे से देखकर prepare, that also one option. So there are 2-3 factors to see our age, we have to see our financial, our intelligence level, we have to see the requirement of the exam, then we should take a balanced decision, and we should discuss this with some mature people instead of just becoming emotional. Oh, I have to crack, there are many motivators, they will tell you do it, but that is okay, that is good for our motivation, but we have to be very practical also, because if you work hard for many years, if you don't get success, then you become discouraged. Exactly. That is also one point. हाँ, वो मैंने एक और चीज देखी है रिसेंटली, हम कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ना, भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि एज नहीं हो चुकी है उनकी, तो उनके लिए जो रिस्क फैक्टर है लेने की जो चांसेस है, तो ऐसे टाइम पे क्या ये मतलब, जैसे मान लीजिए मैं अभी 27 का हूँ और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जॉब नहीं लग रही है, तो क्या अब मुझे ये सोच नहीं मैं रहूंगा, मैं कर, या फिर मुझे एक सेकंड ऑप्शन रखनी चाहिए प्राइवेट जॉब की? आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब बेकार है, गवर्नमेंट जॉब ही इज द ओनली ऑप्शन जो लाइफ को सर्वाइव कर सकती है हमारे इंडिया में? नहीं है, मुझे भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब ऑल्दो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मैटर में, बट फिर भी मतलब चूंकि आपने पूछा, इसलिए मुझे जैसा लगता है कि यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो हमें प्राइवेट जॉब भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्राइवेट जॉब कितने सारे, गवर्नमेंट जॉब तो कितने कम लोग करते हैं, लोगों को लगता है, बट एक्चुअली आप एक सर्वे लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले करते हैं, तो हमें प्राइवेट जॉब ले लेना चाहिए, और एटलीस्ट वी विल गेट
survive with it instead of becoming frustrated job, and then we should go on with that. There no need to become very much frustrated or whatever like that. मतलब ऐसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे लगातार अभी मतलब मैंने रिसेंटली यहाँ पे देखा है कुछ इंस्टीट्यूट है कि कॉलेज में उतने बच्चे नहीं जाते जितने उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, और जबकि गवर्नमेंट जॉब का जो में जो निकलती हैं उनका जो क्वांटिटी वो बहुत ही लेस है। मतलब करोड़ों बच्चे सिर्फ कुछ चंद होते हैं। और अगर उतना टाइम वो किसी और स्किल को डेवलप करने में लगाएं तो कोई ज्यादा ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। मतलब जैसे मान लो मैं 4 साल गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने में लगा रहा हूँ एंड आई डोंट नो माई एबिलिटीज, बट अगर उतने 4 साल अगर मैंने किसी डेवलप कर लिया हो तो कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट जॉब। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस मैटर में, बट हाँ ऐसा हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, so he was also preparing for government job. Then I told him that you have lot of land, you can do for some business, because that is that is more beneficial than job. People actually job, I think attracted to job because they will get some assured income, that monthly I will get this much income and I will very much pressure and all that. But I think like supporting in NABARD, and I also 9:30 to 6:30, almost 9 hours. Private job also, and private job also you have to work like 9 to 10 hours. So it looks like that reason we are doing, we take our mental makeup much, doesn't matter much. And private job we have the facilities also, that we can more money. Government not there. So which job we should go, which, so it is not very simple formula actually. We have to be very alert. If we are very alert, then we can get some very nice jobs in private sector also. Exactly. We have to be very hopeful. सर एक चीज है, हमारे प्लेटफॉर्म ने जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, जब हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से मिले, तो हमने एक बहुत ही बड़ा गैप फील किया फिलॉसफी का। फिलॉसफी है जो मेरी फैमिली से, या फिर आपने बताया जैसे कि फैमिली संस्कार, जिसको हम अब आसान भाषा में संस्कार शब्द बोल देते हैं, जो संस्कार हमें हमारी फैमिली से मिले हैं, हमारे दोस्तों से मिले हैं, हमें हमारे आस पड़ोस के लोगों से मिले हैं, टीवी से मिले हैं, मोबाइल। फिलॉसफी है जिसकी एक नेचुरल बिहेवियर क्रिएट होता है, एक पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। जैसे आप हो तो आपकी कौन सी ऐसी डिसीज रही हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही? बिकॉज आई थिंक लाइक हम भी मोटिवेशन फील करते हैं 2-3 महीने के लिए, कभी 1-2 महीने के लिए, कि भाई कुछ कर दिखाएंगे, उखाड़ देंगे कुछ ना कुछ। बट एक होता है ना कि बंदा फोकस्ड हो गया है और बहुत ही डेडिकेशन है उसमें और डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसमें, तो वो मैंने कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में फील किया, बिकॉज मैंने आपको पर्सनली भी देखा है। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि आप कुछ की प्रैक्टिसेस बता सकते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, जिससे एक बच्चा अपने आप को फिलोसफिकली एडवांस कर सके, अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस कर सके, और अपने आप ने किस तरीके की प्रैक्टिसेस रखी है अपनी लाइफ में? बिकॉज मेरे ख्याल से वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक फिलोसफी तो है ही। एवरीवन फॉलो फिलोसफी। पॉइंट है कि हमारी फिलोसफी, हम जिस सिद्धांतों पर चलते हैं उनमें बेटरमेंट आता है जब हम किसी महान व्यक्ति को सुनते हैं, पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल में होते थे, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनते थे कि स्वामी विवेकानंद जो थे, एक बार किसी चीज को पढ़ लेते थे तो भूलते नहीं थे। फिर वो शिकागो में गए, भगवत गीता को सबसे नीचे रखा था, तो उन्होंने उनको बोला कि आपकी देश की किताब को सबसे नीचे रखा है, बोले कि सबसे नीचे जो रखते हैं उसको हटा देंगे तो सब गिर जाएगा। तो जब इस तरह की चीजों को सुनते हैं तो एक हमारे अंदर मोटिवेशन आता
हमारी हमारे जो सिद्धांत है वो उनमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसी तरह से मेरा जो की प्रैक्टिस रहा है मेरी लाइफ में, वो एक की प्रैक्टिस रहा है कि मैं भगवत गीता पढ़ता था। क्योंकि भगवत गीता पढ़ने का मतलब उससे फायदा क्या है, लोग सोचते हैं ये तो बुक है, बट एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी पढ़ते हैं ना उसका हमारे माइंड पर बहुत इफेक्ट होता है। तो जैसे भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि दिस लाइफ इज वेरी प्रीसियस एंड वी हैव टू waste our time, energy. We have to control our mind from going here and there. We have to focus our mind on our real self. What we are body or we are soul or what is God, all the good qualities. तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड जो है फोकस रहता है। हम जब भी हम कुछ इधर उधर जाते हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है कि नहीं नहीं हमको फोकस रखना है, अपने गोल पर रखना है, लाइफ को अच्छे से चलाना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नोवेल पढ़ता है या ऐसी मतलब ऐसी चीजें पढ़ता है, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं क्या सुन रहे हैं, यदि उनमें ही फोकस नहीं है तो हमारी लाइफ में भी वो डिस्ट्रैक्शन आता ही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे नोवेल पढ़ता है, नोवेल्स का कोई देयर इज नो फोकस इन द नोवेल्स, जनरली देयर मे बी एक्सेप्शंस, जनरली देयर इज नो फोकस, देयर इज वन नोवेल एंड देयर इज नॉट वेरी मच दे आर नॉट वेरी मच टीचिंग ओरिएंटेड। सो जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम भी उनके जैसे होने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि जब हम मूवीज को देखते हैं, ऐसी मूवीज जिनमें लोग बिंदास घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी कर रहे हैं, जिनको जो अच्छा लग रहा है वो करते हैं, तो लोग भी वैसे ही एटीट्यूड को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम भी बिंदास रहेंगे। एक फ्रेंड है, मैंने उससे बोला कि वो एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, नीट का, उसका मतलब प्लान है वो करेगा। तो मैं उससे बोला कि यदि तुमको नीट का प्रिपरेशन करना है तो पहले तो एग्जाम को समझो और ये देखो कि उस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी कोचिंग सबसे बेस्ट अवेलेबल मार्केट में। बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैं मतलब पॉइंट बोलना चाहूंगा कि कोचिंग मतलब पॉइंट ये है कि आपको ये निकालने के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट अपनी मेहनत, तो वो सब हमको यूज करना चाहिए। मतलब हमको सब कुछ लगा के लिए देन ओनली वी कैन क्रैक। एंड और फिर हमको अपना प्लानिंग भी सही से करना चाहिए और वी हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड। जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बाथरूम में भी बैठता था ना तो पढ़ाई करता था। इवन बाथरूम में भी मैं अपने एंड्रॉइड फोन को चालू कर लेता था और सुनता रहता था। इवन मैं जब वॉक करने जाता था तो मेरा जो पढ़ा है उसको रिवीजन करता था माइंड में। 24 आवर आई एम जस्ट मेडिटेटिंग ऑन माई एग्जाम्स। तो वो इस तरह का मेडिटेशन होना चाहिए जो ब्रेकअप ना हो बीच बीच में, उसको ब्रेक नहीं करना है हमको। We have to be completely focused and we have to plan also properly. What are the demands of the exam? We have to search proper sources for the exam, and we have to approach the best teachers available in the market, best coachings available in the market. We have to read from, because they have already done 20-30 years they are on that in that field, these coaching classes. So whatever hard work they have done by coaching, by giving money, we are stealing their hard work. And if we are not able to afford for coaching, at least we should purchase their material and try to read from ourselves. And there are many good free YouTube channels also available, but for that also we have to search a lot. We have to be always in searching mode. Some channels which are not very good, some are good, so we have to search. So that way we can progress. Okay sir. ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और रियली में बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जिनको मतलब बच्चों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बिकॉज मुझे को सबसे ज्यादा जो लगा इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट जो लगा कि आपका जो फोकस की बात की है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है के लिए, अगर कोई किसी भी एक और ऐड करना चाहूंगा यहाँ, एक लास्ट पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मेरे एग्जाम के बारे में, कि एक्चुअली मेरा 2 बैंक में सिलेक्शन हुआ था। तो जब मैं बैंक का एग्जाम दिया था, मतलब उसमें मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा IDBI में जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, तो जब जो नाबार्ड क्या थोड़ा सा टफ एग्जाम है, इट इज लाइक RBI ओनली एंड वेरी 70-80 सीट्स आर ओनली ऑल इंडिया अवेलेबल, एंड फॉर मी आई एम OBC 10 सीट्स आर अवेलेबल फॉर रिजर्वेशन।
सो पॉइंट ये था कि जब मुझे आईडीबीआई में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे कंफर्म हो गया, मतलब एग्जाम देने के बाद मुझे लगने लगा अंदर से कि मैं मेरा बहुत अच्छा शानदार एग्जाम गया है, तो मैंने रिस्क लिया कि नहीं, मैं अब मैं नाबार्ड में रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज यू कांट स्विच टू फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम। सो पॉइंट होता है कि यहाँ पर आपका लक का भी मैटर आ जाता है। मेरा पॉइंट यहाँ कहने का पॉइंट ये है कि आपका लक भी काफी मैटर करता है, कि आपका कभी कभी हमारे लक इतना अच्छा होता है कि हमारी चीजें एक से अलाइन हो जाती हैं। और तो मेरा उस समय लक ऐसा था कि उसी समय मेरा नाबार्ड का फॉर्म भी आया था, और नाबार्ड का जब फॉर्म आया उसी समय मैंने भरा, और 2 महीने बाद एग्जाम था और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा एक तरह से फॉर्च्यून था। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक तो हमारा प्रिपरेशन भी है, बट दूसरा हमारा लक भी होता है। तो यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा, हमें सोचना चाहिए कि मेरा किस्मत में नहीं था, तो हमें सेटिस्फाई होकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट सर हाँ, लाइक लक भी वो लोग अप्रोच कर पाते हैं जिनके पास प्रिपरेशन हो, बिकॉज अगर हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी वही आ है, गई है ऐसा और ऐसा नहीं कि केवल लग है। हम एग्जैक्टली, वही अगर है। हमारे पास अब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ गई है बट मैं उस अपॉर्चुनिटी के काबिल हूं नहीं, मैंने तैयारी हाँ, नहीं की अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मैं कभी भी उस चीज तो को ग्रैस्प नहीं लक, करता। लक का मतलब ये नहीं, लक इसलिए लक जो है वो उसका मत बताने का मीनिंग ये नहीं होता कि हम मेहनत से भागे हैं, बट लक के बारे में इसलिए बताया जाता है कि मेहनत करने के बाद यदि आपको सफलता ना मिले, हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि, या हमको एनवियस नहीं हो जाना है, अरे उसने तो मेहनत की मैंने भी मेहनत की। हमको सोचना चाहिए कि केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं होती, हमारा हम्म। किस्मत भी है, वो भी मैटर करता है। तो हमको उसको एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, स्टक नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए लक के बारे में बताया जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटिंग, मतलब बहुत ही अच्छा आपने मतलब बताया बच्चों को, मुझे बताया कि इसके बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज एक होता है ना कि एक मैं बताऊं जिसने कभी गवर्नमेंट जॉब देखी भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देखा ही नहीं है, बट एक बंदा जो अचीव किया होता है, जो उस फेज से निकला होता है ना, वो जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, तो वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं बच्चों को उनकी पर्सनल लाइफ को ग्रो करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया इतना, और अभी रात को। तो ओके, थैंक यू सो मच।